नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है लोकतंत्र का वृहत अर्थ। इससे पहले हम वर्कशीट 19 और 20 में लोकतंत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वर्कशीट में हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो हमने लोकतंत्र की जो विशेषताएं पढ़ी, उसके गुणों को समझा और रिजल्ट निकाला कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। कि हमारे द्वारा ही चुनाव प्रक्रिया से प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वो हमारे बिहाफ पे लोक शासन को चलाते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब जहाँ पे हम लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ पे शासन सीधे लोग नहीं चलाते। सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और जिनको बहुमत मिलता है, जिस सरकार को, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी को फैसले लेने का अधिकार होता है। और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जो बहुमत का शासन होता है वो भी हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब सवाल आता है कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? जो शासन होता है वो प्रतिनिधि ही क्यों करते हैं, खुद हम क्यों नहीं करते हैं? तो इसके कारण यहाँ पर हमें दिए गए। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता। अब अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। तो अब अगर इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला लिया जाए, इसकी कोशिश की जाए तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोगों की सोच अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे, उनमें मतभेद हो सकता है, उनके विचार आपस में नहीं मिलेंगे। कोई उस चीज़ को सही कहेगा, कोई उस चीज़ को गलत कहेगा और फैसला ले पाना संभव होगा ही नहीं। तो कारण यही है कि साथ बिठा, और सबसे बड़ी बात कि इतने सारे लोगों को एक साथ हम बिठाएंगे कैसे? एक साथ किसी के पास उस समय पे टाइम है, किसी पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है फैसला लेने के लिए। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता का कौशल नहीं होता। और अगर हम सोच भी लें एक बार कि चलो इतनी सारी जो पूरी जनसंख्या उसको किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी तरीके से एक साथ ले भी आए, तो हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय नहीं होगा कि हर समय, उस समय पे, जिस समय पे फैसला लिया जाना है, हर व्यक्ति अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सभी के पास उस समय हो। दूसरा, इच्छा। कई लोगों की इच्छा नहीं होगी, वो चाहते ही नहीं होंगे कि हम इस फैसले में भाग लें, इस चर्चा में भाग लें। कई लोगों के पास योग्यता ही नहीं होगी और कौशल नहीं होगा। कुछ फैसले ऐसे भी होंगे जिनके बारे में वो लोग ज्ञान ही नहीं रखते, उसकी नॉलेज नहीं रखते, उतनी योग्यता नहीं है। जैसे देश के लिए बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। अगर हम बात करें देश की रक्षा की, उसमें मिसाइल भी बनाई जाती है आजकल, स्पेस में जो मिशन होते हैं हमारे, उन सब। तो हर व्यक्ति के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो हर चीज़ के बारे में जान सके, उसके बारे में फ़ैसला ले सके। तो अगर प्रयास भी किया जाए तो हर व्यक्ति के पास समय नहीं होगा, इच्छा और योग्यता और कौशल नहीं है। इसलिए प्रतिनिधियों के द्वारा ही हमारे बिहाफ पे, हमारी सहमति से, सभी जनता की सहमति से शासन किया जाता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र के क्या क्या स्तर हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बात की गई है कि परिवार में प्रमुख फैसले, परिवार की बात की गई है कि परिवार में अगर फैसले लिए जाते हैं तो घर का मुख्य अकेला लेता है या फिर सदस्य मिलकर लेते हैं। अब एक परिवार में जो फैसले करते हैं, या तो परिवार में सिर्फ एक जो मुखिया होगा वो परिवार के फैसले ले लेगा, या फिर सभी सदस्य मिलकर फैसले लेंगे। अब जब अगर परिवार में एक व्यक्ति ही सबके लिए फ़ैसला ले लेगा
तो वो लोकतांत्रिक फैसला नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबकी सहमति नहीं है और हो सकता है कि वो सबके हित में भी ना हो, कि सबके फेवर में ना हो। लेकिन जब सब सदस्य मिलकर फैसला लेते हैं तो वो फैसला बेहतर होगा और सबके हित में भी होगा और उस पर सबकी सहमति होगी, तो वो लोकतांत्रिक फैसला होगा। उसके बाद बात करते हैं एक क्लास का एग्जाम्पल दिए। कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। अब अगर क्लास में कोई टीचर बच्चों को सवाल नहीं पूछने देता और अपनी बातें रखने नहीं देता, सिर्फ वो अपने तरीके से पढ़ाता रहता, ना तो बच्चों को कोई क्वेश्चन करने देता है, ना उनको अपनी बात रखने देता है, तो ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। जो शिक्षक है वो अपना ही रूल वहाँ चलाया जा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, सिर्फ बच्चों को कोई इजाज़त ही नहीं है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर बच्चों की कोई भी सहभागिता नहीं है, उसमें कोई भी हिस्सा नहीं ले पा रहा बच्चा, तो यहाँ लोकतांत्रिक फैसला बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि नेताओं की। यहाँ पर एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। अब जैसे हम अलग अलग पार्टियों के बारे में जानते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी अलग अलग पार्टियां हैं। अब अगर किसी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता और उसके परिवार के लोग पूरी पार्टी के सारे फैसले लेने लगे तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाकी जो पार्टी के सदस्य हैं उनसे तो पूछा ही नहीं गया, उन सब फैसलों पर पार्टी के सदस्यों की कोई सहमति नहीं है। हो सकता है कि वो पार्टी के हित में फैसले हैं ही नहीं और वो फैसले सिर्फ पार्टी के एक नेता के द्वारा ले लिए गए, तो उसमें जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो उनके अगेंस्ट हो सकते हैं पार्टी के जो नेता हैं। तो मिलकर जो यहाँ पर किसी की सहमति नहीं है तो ये भी लोकतांत्रिक फैसला नहीं है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है, अब हमने यहाँ बात की कि लोकतांत्रिक फैसला नहीं है या फैसला है, तो हम लोकतांत्रिक फैसले के बारे में भी जान लेते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति के बाद फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। तो लोकतांत्रिक फैसले से हमारा मतलब है कि फैसले में हर उस व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, उसके साथ विचार विमर्श होना चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए, जो भी व्यक्ति और जितने भी व्यक्ति उस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं, उस फैसले का जिन भी लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है उन सब से के साथ उसके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए और उनकी स्वीकृति लेनी चाहिए कि वो हाँ इस फैसले से सहमत हैं, वो उस फैसले से नाराज़ नहीं हैं, चाहे व्यक्ति कितना ही कमज़ोर हो, और उसका भी उतना ही महत्व होना चाहिए उस फैसले के लिए जिससे वो प्रभावित हो रहा है। चाहे शक्तिशाली व्यक्ति है चाहे कमज़ोर व्यक्ति है, दोनों के लिए बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। तो लोकतांत्रिक फैसले में ये बात सरकार पे भी, परिवार पर भी और अन्य किसी भी संगठन पे, सभी पे समान रूप से लागू होती है कि फ़ैसले जो हैं वो सभी के साथ विचार विमर्श और उनकी सहमति के साथ होने चाहिए। लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अब अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जो भी डिसीजन हमारे लिए जाएंगे लोकतांत्रिक उसमें, तो वो लोकतांत्रिक होने चाहिए, मतलब सबकी सहमति से होने चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो नागरिक है, अगर हम एक नागरिक के तौर पे जो भी काम करते हैं वही हमारे देश को लोकतंत्र को भी अच्छा या बुरा बनाता है। अगर हम एग्जांपल दें, हमें जो है लोकतंत्र में बहुत सारी स्वतंत्रताएं समानताएं दी जाती है, लेकिन अगर हम जो भी देश के नागरिक हैं उन सब स्वतंत्रताओं का गलत फ़ायदा उठाने लग जाए, उनका गलत इस्तेमाल करने लग जाए, तो हमारे देश में क्या होगा? बुराइयां फैलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। मान लो हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम किसी के भी घरों में जाके घुस जाएंगे कि हमें तो सरकार ने, संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, मारपीट करने लग जाएं, चोरी चकारी करने लग जाए, कोई भी व्यवसाय
अपनाने का अधिकार हमें मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मगलिंग करने लग जाएं, कोई भी चोरी करने लग जाएं, लोगों का खून करने लग जाएं। इन सभी कामों की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। तो लोकतंत्र जो है वो हमारे देश को स्वतंत्रताएं देते हैं, लोकतांत्रिक भावनाएं देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? नागरिकों की। वो नागरिक ही अपने देश को अच्छे काम करके अच्छा बना सकते हैं और ख़राब काम करके ख़राब बना सकते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी भी। अब अगर देश के नागरिक अच्छे काम करेंगे तो ये लोकतंत्र की ताकत कहलाएगी, लेकिन अगर देश के नागरिक बुरे काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो यही लोकतंत्र की कमज़ोरी कहलाएगी। तो देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। अब शासक तो बहुत कम है, लेकिन नागरिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देश का भविष्य जो है शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? नागरिकों के कामकाज में, कि हमारे देश के नागरिक किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है। तो ये जो हमारी विशेषता अभी तक हमने पढ़ी इस वर्कशीट में, ये सारी विशेषता ही लोकतंत्र को राजशाही, जहाँ राजा का शासन चलता है, तानाशाही और एक दल की व्यवस्था, इस तरह के शासन से अलग करती है और बेहतर बनाती है, तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है। और लोकतंत्र ही देश के नागरिकों को अधिक सक्रिय बनाता है और उनकी भागीदारी देश के लिए बढ़ाता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये जो वर्कशीट है समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।